नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उपराज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 18 अप्रैल को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में इससे जुड़ी 8 याचिकाएं लंबित। मायावती को बड़ा झटका। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। दर्ज हो सकती है नई एफआईआर। सीबीआई ने किया बचाव। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बिगड़े हालात। 3 लोगों की मौत के बाद कर्फ्यू। कुपवाड़ा में प्रदर्शन के दौरान युवक की मौत। पर्रिकर ने महबूबा को दिया जांच का भरोसा। मंदिरों में महिलाओं की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, हिंदू धर्म नहीं करता फर्क तो महिलाओं को प्रवेश क्यों नहीं। संविधान पीठ को ट्रांसफर की मांग को ठुकराया। और भारत ने किया K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 3500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। 2000 किलो गोला बारूद ले जाने की खूबी से लेस। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर चल रही जंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन वहां डबल बेंच मेरिट पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में दोनों के अधिकारों को लेकर पहले हाई कोर्ट में बड़ी बेंच में सुनवाई होनी चाहिए और ये फैसला आना चाहिए कि किसके क्या अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को करेगा। हाई कोर्ट में इस वक्त इससे जुड़ी 8 याचिकाएं लंबित है। सबरीमाला मंदिर में तरुण अवस्था में पहुंच चुकी महिलाओं के प्रवेश पर रोक के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिर से सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं और पुरुषों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। एक हिंदू सिर्फ हिंदू होता है, तो फिर मंदिर के अंदर दाखिल होने के लिए महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को संविधान पीठ को ट्रांसफर करने की मांग को भी ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती और अगर भविष्य में इसकी जरूरत महसूस हुई तो इसे कभी भी 5 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में नई एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मायावती के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इस मामले में सीबीआई ने मायावती का बचाव किया। सीबीआई की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बन सकता क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है। एजी ने कहा कि इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। ये मामला ताज कॉरिडोर से अलग है। आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद अब 2017 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल गोवा में चुनाव लड़ने को लेकर ही मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पार्टी 2017 पंजाब विधानसभा चुनावों में लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। साथ ही दिल्ली नगर निगम चुनाव भी लड़ेगी। इसके अलावा 2017 में और किसी राज्य के चुनाव लड़ने की योजना नहीं है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और अनुभवी वॉलंटियर्स मिलकर पहले से गोवा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने में जुट गए हैं। साथ ही स्थानीय लोगों का समर्थन भी पाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कथित छेड़खानी की घटना में पीड़ित छात्रा ने सेना के जवान का नाम नहीं लिया है। दूसरी तरफ इस मामले में सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती ने रक्षा मंत्री पर्रिकर से बात की है। महबूबा ने अपनी बात में हंदवाड़ा गोलीबारी का मुद्दा उठाया और पर्रिकर ने उन्हें इस मामले की जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी। हंदवाड़ा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री से बात की और मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जांच शुरू की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। आपको बता दें कि हंदवाड़ा में बवाल तब मचा जब ये खबर फैली कि सुरक्षा बल के जवानों ने स्थानीय लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सुरक्षा बलों ने उस समय गोलीबारी करनी शुरू की जब लोग उन पर पत्थरबाजी कर रहे थे। फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत नहीं चाहता कि चीन के 46 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए। ये कॉरिडोर चीन के पश्चिमी क्षेत्र से सामान पाकिस्तान के गवादर पोर्ट्स तक पहुंचने के लिए बनाया जा रहा है। एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश भारत ने खुलेआम इस परियोजना को विरोध किया था। पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से पहले भी इस परियोजना को लेकर विरोध जताया गया था। भारत का विरोध पीओके से गुजरने वाले इस कॉरिडोर के निर्माण और निवेश पर था। चीन ने भारत के विरोध को खारिज कर दिया और कहा कि ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस से सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर विदेश जा चुके उद्योगपति विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द करने को कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 बार नोटिस जारी होने के बावजूद माल्या पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय अदालत जाकर माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराने पर विचार कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय विजय माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस एक्ट के तहत किसी आरोपी को अधिकतम 3 बार ही हाजिर न होने की छूट दी जा सकती है। गौरतलब हो कि माल्या आजकल इंग्लैंड में है। उन पर भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थाओं का करीब 9,000 करोड़ का लोन बकाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नाबालिग दलित छात्रा की हत्या के मामले में उसके परिजनों से मिलने बुधवार को राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे। दलित छात्रा पिछले महीने बीकानेर के एक शिक्षण संस्थान में पानी की टंकी में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। नाबालिग छात्रा के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीड़िता के परिवार को बस न्याय चाहिए। उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। गौरतलब हो कि 29 मार्च 2016 को सुबह 17 वर्षीय दलित छात्रा बीकानेर के नोखा में एक परीक्षण संस्थान में पानी की टंकी में मृत पाई गई थी। उसके पिता का आरोप है कि छात्रा ने 1 दिन पहले उन्हें फोन पर बताया था कि संस्थान के शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण ने उसके साथ बलात्कार किया था। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को असम में 2 साल पहले रहस्यमय हालात में गायब हुए 300 करोड़ रुपए के सोने और रकम खोजने की मांग की याचिका दायर की गई है। याचिका में इस खजाने का पता लगाने और इसे गायब करने में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया विभाग के एक पूर्व अधिकारी मनोज कौशल की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो करीब 2 साल पहले असम में तैनात था। बोरो उग्रवादी अक्सर वहां के व्यापारियों से रुपयों की उगाही करते रहे हैं। राशि को सोने में बदलकर 300 करोड़ के सोने के साथ कुछ AK-47 राइफल वगैरह असम के ही एक चाय के बागान में गाड़ कर छिपा दिया गया था, ताकि समय आने पर यह सोना बोडो उग्रवादियों को दिया जा सके। इस्लामाबाद में बुधवार को भारत के उच्चायुक्त ने पाकिस्तान की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई किरपाल सिंह की मौत का मामला उठाया, जिस पर पाकिस्तान ने कहा है कि किरपाल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। भारतीय दूत को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो किरपाल सिंह के पार्थिव शरीर को जल्द भेजने की मांग करें। किरपाल सिंह लाहौर की एक जेल में अपनी कोठरी में मृत पाए गए थे। वे वहां सिलसिलेवार विस्फोटों के एक मामले में 20 साल से अधिक समय से बंद थे। किरपाल सिंह ने वर्ष 1992 में कथित तौर पर वाघा सीमा पार करके पाकिस्तान में प्रवेश किया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जाट आरक्षण आंदोलन मामले को गंभीरता से न लेना हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को महंगा पड़ रहा है। राज्य सरकार ने ऐसे पुलिस अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। ताजा मामले में राज्य सरकार ने डीजीपी वाईपी सिंघल और सीआईडी चीफ एडीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को मामले की जांच से हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने अब DRKP सिंह को नया डीजीपी नियुक्त किया है। इससे पहले मूर्थल गैंगरेप की जांच के लिए बनी SIT चीफ DR राष्ट्रीय सिंह को हटा दिया गया था। साथ ही राज्य सरकार ने रोहतक IGP श्रीकांत जाधव को ढिलाई बरतने के लिए सस्पेंड कर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की वजह उनका ढीला रवैया बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह नहीं निभाई।
भारत ने बुधवार को गुपचुप तरीके से लंबी दूरी की K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। K4 मिसाइल का कोड नेम है। इस मिसाइल की 3500 किलोमीटर दूरी तक मारक क्षमता है। जानकारी के मुताबिक मार्च महीने में भी इस मिसाइल का बंगाल की खाड़ी से 2 बार परीक्षण किया जा चुका है। मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत के परमाणु हथियार प्रोग्राम को और बल मिला है। इस मिसाइल को DRDO ने बनाया है। इस मिसाइल के साथ 2000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जाया जा सकता है। DRDO के सीरीज की 3 मिसाइल विकसित करने की योजना बनी। पुलिस ने दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर 12 लाख रुपए की लूट के सिलसिले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि समझा जाता है कि एक आरोपी मेट्रो का पूर्व कर्मचारी है। इन दोनों को देर रात अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों का नाम पवन और सोनू है। पवन ने पूरी साजिश की योजना बनाई। उसने सोनू को बताया कि राशि बहुत बड़ी है और उसमें उसे हिस्सा मिलेगा। मेट्रो के पूर्व कर्मचारी पवन गोस्वामी को 4 महीने पहले पीड़ित कुणाल किशोर के साथ विवाद को लेकर बर्खास्त किया गया था। घटना के 36 घंटे पहले करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर पवन को सोनू के साथ देखा गया था। सोनू पवन के बड़े भाई पंकज के साथ कॉल सेंटर में काम करता था। बिहार के भोजपुर जिले से आरजेडी विधायक सरोज यादव की बहन शैली देवी की सरेराह छेड़खानी के दौरान हमला होने से मौत हो गई है। सोमवार रात को उनके साथ सड़क पर छेड़छाड़ की गई थी। बुधवार को उनकी मौत हो गई। विधायक की बहन से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है और 3 की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पीड़िता के परिचित थे। बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल को विधायक की बहन फाइलेरिया की दवा लेने पास के इलाके चांडी गई थी। उसी दौरान शैली देवी से ऑटो में बैठे लोगों ने पहले छेड़खानी की। उनके विरोध करने पर रॉड से मारकर घायल कर दिया था। सरोज ने कहा कि मुझे राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन राज्य पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मेरी बहन की जान गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कहा गया है कि अगर दलितों के पास हथियार होते तो देश पर कभी विदेशियों का राज नहीं होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लिखी गई कवर स्टोरियों की इस बात का जिक्र किया गया है। इस लेख के अनुसार अंबेडकर का मानना था कि भारतीय समुदाय का बड़ा हिस्सा जैसे दलितों के पास हथियार नहीं थे और उन्हें लड़ने की अनुमति थी। इसके चलते भारत पर मुस्लिम और अन्य विदेशी आक्रमण सफल रहे। लेख में अंबेडकर की भी काफी तारीफ की गई। बता दें कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। लगभग साल भर से केंद्र की NDA सरकार अंबेडकर को खुद से जोड़ने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इस बार अंबेडकर जयंती संयुक्त राष्ट्र में भी मनाई जाएगी। गोलीबारी में मारे गए NIA अफसर तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की आज मौत हो गई। फरजाना दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी। NIA अफसर मोहम्मद तंजील और उनकी पत्नी पर एक पारिवारिक समारोह से लौटते वक्त बिजनौर में कुछ युवकों ने गोलियां बरसाई थी। तंजील की मौत के बाद फरजाना को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फरजाना का अंतिम संस्कार आज शाम 6:30 बजे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस कब्रिस्तान में किया जाएगा। दूसरी तरफ तंजील अहमद की हत्या मामले में बिजनौर पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों ही तंजील अहमद के परिचित थे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। हम पल पल की खबरें आप तक पहुंचाएंगे आपके मोबाइल फोन के माध्यम से एक नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार।